वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपको चैप्टर नंबर 1 to 7 अच्छे से क्लियर अप हो गए होंगे एफएम के। अगर कोई भी डाउट है उन चैप्टर से रिलेटेड यू कैन आस्क मी, आप मुझे बता सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं। एंड आई एम सॉरी फ्रॉम मैं मतलब लास्ट 2 डेज से कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ एफएम की, बट आई होप मैं कि आज या कल मैं आपका सिलेबस पूरा करा दूँ एफएम का। ठीक है, तो अब हमारे जो लास्ट के ये 4 चैप्टर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर में से आप अप्रोचेस कर जाना चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, वही क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। और मैं क्वेश्चन पेपर भी अपलोड करने वाली हूँ बहुत जल्द, ताकि आपको बेनिफिट्स मिल जाए उन सब के। एंड लेट्स वी स्टार्ट अवर चैप्टर। और इस चैप्टर में से सिर्फ हम थ्योरी ही करेंगे, क्योंकि थ्योरी पोर्शन ही मेन है और वही आएगा, 101% कन्फर्म्ड है। ठीक है, सो लेट्स वी स्टार्ट। मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर आपको पता है एक ऐसा प्रोपोर्शन है जो हमारे वेरियस लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म्स का कॉम्बिनेशन होता है। बहुत सारे मेजर सोर्सेज होते हैं, इंक्लूड प्रोप्राइटर फंड्स एंड बोरोड फंड्स। प्रोप्राइटर फंड्स वो होते हैं जो लाइक इक्विटी कैपिटल हो गई, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल्स हो गए, एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस हो गए, जिनको हम रिटेन अर्निंग भी बोलते हैं। और बोरोड फंड्स वो हो गए जो लॉन्ग टर्म डेट डिबेंचर्स हो गए, सच एज लोन, फाइनेंशियल एंड डिबेंचर्स हो गए। जब भी हम कैपिटल स्ट्रक्चर से रिगार्डिंग डिसीजन लेते हैं, हम ये डिटरमाइन करेंगे कि हमें कौन से प्रोपोर्शन में हर एक सोर्स से फाइनेंस उठाना है, ताकि हमारी टोटल कैपिटल बने फर्म की, कि हमें कितना फाइनेंस रेज करना है फ्रॉम द ईच ऑफ दी सोर्सेज। अगर सोर्सेज डिफरेंट होंगे तो हर एक आइटम भी डिफरेंस होगी, अगर रिस्क भी डिफरेंट होगा, कॉस्ट भी डिफरेंट होगी, तो वो हम कंपैरिजन कर सकते हैं। कुछ सोर्सेज लेस कॉस्टली होते हैं बट ज़्यादा रिस्की होते हैं, कुछ हर कम रिस्की होते हैं पर कॉस्ट ज़्यादा होती है पर रिस्की कम होते हैं। तो इसे इलुस्ट्रेट करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि डिबेंचर बहुत कम कॉस्टली होते हैं, पर जो उनका इंटरेस्ट है, डिबेंचर आर लीस्ट कॉस्टली सोर्स ऑफ फाइनेंस। हाँ जी, यही लाइन पढ़ रहे हैं ना। हाँ, बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज यूजली लोअर देन द डिविडेंड रिसीव्ड। तो जो इंटरेस्ट हम पेड करेंगे डिवेंचर का, वो डिडक्ट हो सकता है हमारे प्रॉफिट में जब हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। बट दीज आर मोर रिस्की, बिकॉज रिस्क बहुत होता है, क्योंकि जब बर्डन होता है हमें इंटरेस्ट पे करना है हमारे आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, और डिवेंचर होल्डर को हमें अपना इंटरेस्ट देना ही पड़ता है जो प्रिंसिपल अमाउंट हमारी होती है। ऑन दी अदर हैंड जो हमारे इक्विटी शेयर होते हैं बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है शेयर होल्डर का वो ग्रेटर देन होता है हमारे इंटरेस्ट ऑफ डिविडेंड से, और डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स पे। पर रिस्क बहुत कम होता है, क्योंकि कोई फिक्स अमाउंट नहीं होती हमें डिविडेंड पे करने की या रिटर्न देने की। पर प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल होते हैं जो डिवेंचर और इक्विटी में थे, वो टर्म और रिस्की और कॉस्ट के बीच में ही होता है। ठीक है, तो इसे चूज़ हमें एक अच्छा फाइनेंस सोर्स करने के लिए हमें कुछ अटेम्प्ट करने पड़ता है बिटवीन रिस्क एंड कॉस्ट। तो क्या पर्पस होगा कि हमें कितनी अमाउंट रेज करनी चाहिए इशू ऑफ इक्विटी में से, कितनी अमाउंट हमें रेज करनी चाहिए इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से, और कितनी अमाउंट रेज करनी चाहिए डिबेंचर एंड अदर लॉन्ग टर्म डेब्ट से। तो हमें इस प्रोपोर्शन को डिसाइड करने में जो हमारे फाइनेंशियल मैनेजर है, जो प्रोफेसर्स हैं, वो वेरियस सोर्स ऑफ फाइनेंस में से सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा एडवेंचरस सोर्स रहेगा। तो जो सिलेक्शन है वो डिपेंड करता है हमारे इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर पे, जो हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर के पैटर्न को इफेक्ट करता है फ्रॉम द डिफरेंट बिजनेसेस एंड डिफरेंट कंपनीज फ्रॉम द सेम बिजनेस। तो इंपॉर्टेंस क्या है हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर्स की, कुछ पॉइंट्स हैं, देखिए ये रहे। इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द फर्म। जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है हमारी जो वैल्यू ऑफ फर्म को इंक्रीज कर देता है, क्योंकि अगर हम प्रोपोर्शनल लगाएंगे कि हमें प्रोप्राइटर फंड से लेना है, बरोड फंड से लेना है, तो वो हमारी वैल्यू जो फर्म की वैल्यू उसको ही इंक्रीज करेगा। सेकेंड पॉइंट है यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल फंड्स। जो भी हम फंड्स कहीं से भी रेज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने प्रोप्राइटर फंड से करे, तो हमें उन फंड्स का अच्छे से, जो हमारे पास अवेलेबल फंड्स हमें हुए हैं फिर हमने रेज करे हैं, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए, ताकि हमारा जो भी कैपिटल स्ट्रक्चर है, जो भी हमने प्लानिंग बनाई है अबाउट हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर की, वो एट द एंड तक चले। ठीक है, मिनिमाइज ऑफ रिटर्न, मैक्सिमाइज ऑफ रिटर्न। जो भी हमने रेज फंड करे हैं उसका रिटर्न हमें मैक्सिमाइज मिलना चाहिए, और साथ साथ हमें प्रॉफिट भी होना चाहिए। अगर हमें हमारा रिटर्न नहीं मिलेगा, मैक्सिमम रिटर्न नहीं मिलेगा जो हमने रेज करा है फाइनेंस, तो हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर के प्लानिंग थी या फिर स्ट्रक्चर था, जो इम्प्लीमेंटेशन था, कहीं ना कहीं गलत हुआ, जिस वजह से हम उतना मैक्सिमाइज रिटर्न्स नहीं पा रहे हैं। मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो हमें हेल्प करता है हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मिनिमाइज करने में, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे खर्चे इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो बढ़ जाती है, और हमें उसको मिनिमाइज करने के लिए हमें बहुत सारी प्लानिंग, पॉलिसीज, प्रोजेक्ट्स को बनाना पड़ता है, और जिसका वन ऑफ द रीज़न है कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना। कैपिटल स्ट्रक्चर हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमारी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल
मिनिमाइज कर सके, हमारे प्रॉपर रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके और साथ ही साथ जो वेस्टेज हो रही है उसको हम ओवरकम कर सके। सोल्वेंसी एंड लिक्विडिटी प्रोपोर्शन, जब भी आप कैपिटल स्ट्रक्चर फ्रेम कर रहे हो, अपने फंड्स को रेज कर रहे हो, तो उस पोर्शन में इतनी सोल्वेंसी और लिक्विडिटी होनी चाहिए। अगर आप कोई भी चेंजेस ला रहे हो तो वो उस लिक्विड फॉर्म में चला जाए। फ्लेक्सिबिलिटी भी उसी का एग्जांपल है कि अगर आप कुछ भी चेंज ला रहे हो, कोई पॉलिसी में चेंज आ रहा है, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी में चेंज आ रहा है, आपकी कॉस्ट बढ़ रही है, प्राइजेस कम हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो वो उसमें उतनी सोल्वेंसी और लिक्विडिटी हो कि वो उसी तरीके में ढल जाए और आपके कैपिटल स्ट्रक्चर को इफेक्ट ना करे। अनडिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोलिंग, कई बार क्या होता है कि हम मतलब जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं भी करना था हम उस पर कंट्रोल करना चाहते हैं। जब भी हमारे वेस्टेज हो रही है, जो हमारा गलत काम हो रहा है या फिर गलत प्रोसीजर चल रहा है, हमें उस पर अपनी पूरी कंट्रोलिंग होनी चाहिए, जिस वजह से जो भी हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है वो इफेक्ट ना, और वो प्रॉपरली मेंटेन होकर चले और प्रॉपर अटेंशन हो। ठीक है, नाउ बुक के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। एक ऐसी स्ट्रैटेजी डिसीजन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो डिसाइड करती है कि हम कौन कौन से वेरियस सोर्स ऑफ फाइनेंस अपने रेस करेंगे। एक राइट कैपिटल जो डिसीजन है वो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिक्रीज करता है और आपकी वैल्यू ऑफ फर्म को इंक्रीज करता है, जैसे कि मैंने बताया। पर अगर आप रॉन्ग डिसीजन होंगे वो एडवर्सली आपको इफेक्ट करेगा, आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर को, साथ ही साथ वैल्यू ऑफ द फर्म को भी इफेक्ट करेगा। जो वेरियस सोर्स ऑफ फाइनेंस है वो डिफरेंट टर्म, रिस्क और कॉस्ट में है। जो अटमोस्ट मतलब नीड है डिज़ाइन की एप्रोप्रिएशन कैपिटल स्ट्रक्चर का, वो कुछ इन डिसीजन के रिगार्डिंग होनी चाहिए कि आपको इस तरह से कैपिटल स्ट्रक्चर डिटरमाइन करें जो आपका रिस्क है वो एजम्स हो सके, आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो सके, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और लिक्विडिटी को इफेक्ट करे, और साथ साथ ये आपके कंट्रोल ऑफ ऑनर को भी इफेक्ट करे। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? जो मैक्सिमाइज करता है आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म को, हम उसको ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। इन द अदर वर्ड्स, कैपिटल स्ट्रक्चर इज सेड टू बी ऑप्टिमम व्हेन कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मिनिमम एंड टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म इज मैक्सिमम। इन ऑर्डर टू, अगर आपको ये शेयर होल्डर की वेल्थ को अचीव करना है, मैक्सिमम आपका ऑब्जेक्टिव यही है, तो फाइनेंशियल मैनेजर को ये डिटरमाइन करना चाहिए कि जो भी हमारी ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए हमारी हर एक फर्म का। नाउ फीचर्स, करेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटी ऑफ ऑप्टिमम साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर। सबसे पहले सिंप्लिसिटी, आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो सिंपल होना चाहिए, इतना पॉसिबल होना चाहिए। जब भी आप एडिशन कर रहे हो अपने इक्विटी या प्रेफरेंशियल कैपिटल की, तो मिनिमम लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी आपकी इशूड रहे और सिक्योर रहे, और इनिशियली जो ओनली इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर है वो आप इशूड करो, और जो डेब्ट डिबेंचर्स है उनको आप लेटर स्टेज में इशूड करो। फ्लेक्सिबिलिटी, आपका जो कैपिटल है वो इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि जब भी आप कुछ भी ऑल्टरेट कर रहे हो, अगर नीडेड है, तो कंपनी उसी चेंज के अकॉर्डिंग ढल जाए, और जो स्ट्रक्चर है वो मिनिमम कॉस्ट में, और जो वारंटीज़ हैं वो डीले ना हो किसी भी चेंज की वजह से। और जो आप डिबेंचर्स का यूज़ कर रहे हो अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर को मोर फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, आप उसे तभी रेज करो जब आपको ज़रूरत हो उनको रिडीम करने की, अदरवाइज आप उनके रिक्वायर्ड ना हो तो उन्हें ना करो। मिनिमम रिस्क, जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो आपको इंश्योर करता है कि आपका रिस्क मिनिमाइज हो जाएगा, क्योंकि जब एक्सेसिव डिबेंचर आपको थ्रेट करते हैं सोल्वेंसी ऑफ द फर्म को, तो वो इन्वॉल्व करते हैं कि एक फिक्स कमिटमेंट कि आप इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा आउट ऑफ द प्रॉफिट। डिबेंचर हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो सिग्निफिकेंस रिस्क है वो उसका एडअप ना हो, और हमें जो डिबेंचर है वो हमें और भी ज़्यादा अवॉइड करता है, हमें अवॉइड करना चाहिए डिबेंचर्स को यूज़ करना। मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो मतलब इंटरेस्ट ऑन डेट, उस डिविडेंड ऑन शेयर्स। डिबेंचर एक ऐसा चीपर सोर्स है फाइनेंस का इन कंपैरिजन टू इक्विटी शेयर्स, क्योंकि जो इंटरेस्ट है वो लोअर रहता है रिटर्न टू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर का। हमें टैक्स रिटर्न करने बाद तब हमें कॉस्ट ऑफ डेट रिड्यूस हो जाता है। और जो प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल है वो चीपर है इक्विटी शेयर से, मतलब चीप एज डिबेंचर्स। जो ऑप्टिमम कैपिटल वो इंक्लूड करता है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डिबेंचर, सिंस क्योंकि चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस है। सफिशिएंट लिक्विडिटी, जो लिक्विडिटी में जो एबिलिटी है फर्म की पे इंटरेस्ट करने की एज वेल प्रिंसिपल इन टाइम पे, फर्म इतनी लिक्विडिटी होनी चाहिए कि वो सारे इंटरेस्ट पे कर सके, और साथ ही वो अपनी एडवर्स कंडीशन को प्रिडिक्ट भी ना करे। जब भी आप डिटरमाइन कर रहे हो कि आपके डिबेंचर इतने केयरफुली एनालाइज हैं कि एक फर्म एक लिक्विड है सारे अपने रिजन कंडीशन को मेंटेन करने के लिए। मैक्सिमम प्रॉफिट, जो कैपिटल स्ट्रक्चर है कंपनी का वो आपको मैक्सिमम रिटर्न भी देता है इक्विटी शेयर से, प्रॉबली अर्निंग हायर करता है आपकी कंपनी के एसेट्स के और कंपैरिजन में। साथ ही साथ एक लार्ज अमाउंट ऑफ डिबेंचर आप यूज़ कर सकते हो फर्म में ताकि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी मैक्सिमाइज हो सके। और फर्म को इतना भी देखना चाहिए कि जो एम्प्लॉय है डिबेंचर्स के वो भी रिफ्रेन हो। रिटेनिंग कंट्रोल, जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो आपको हेल्प करता है, जो आपकी प्रेजेंट मैनेजमेंट है
उनको ओवरऑल कंट्रोल करने में। और जो पर्पस है डिबेंचर का वो यही है कि प्रेफर करें इशू ऑफ कैपिटल जब आप उसको रेज कर रहे हो। डिबेंचर होल्डर कभी भी वोटिंग राइट्स में नहीं उनका हिस्सा होता, ना ही वो डायरेक्टर्स को इलेक्ट कर सकते, बट इक्विटी शेयर के बाद इतना राइट होता है। अवॉइडेंस ऑफ अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन, जो भी कैपिटल स्ट्रक्चर है वो अवॉइड करता है अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस को। लाइक जो टर्म्स लोन लेती है फाइनेंशियल वो भी अवॉइड करता है। जो इंस्टीट्यूशन इम्पोज करता है नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस वो भी उस फर्दर ब्रोइंग होती है आपकी कंपनी की। लीगल रिक्वायरमेंट्स, जो भी कैपिटल स्ट्रक्चर है वो सारी फुलफिल करता है आपकी लीगल रिक्वायरमेंट्स को। जो सेबी है उसने बहुत सारी गाइडलाइंस इशू करी है टाइम टाइम, जो आपको फॉलो करनी पड़ती है और उसी के अकॉर्डिंग आपको कैपिटल स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना पड़ता है। ना कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं आपके कैपिटल स्ट्रक्चर। जो आप कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी प्लान करती है या फिर फ्लोट करती है तो आपको जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो केयरफुली डिज़ाइन करना चाहिए ताकि लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस हो और एक ऐसा कॉन्टिन्यूस डिसीजन जब भी लो आपको नीडेड हो। जो कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन है वो कॉन्टिन्यूस चलता है जब तक उसको टाइम लेना होता है, और जब फर्म को नीड होती है एडिशनल फंड्स की तो हम उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमने माइंड में रखे हैं जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले साइज ऑफ द फर्म। जो स्मॉल साइज के फर्म होते हैं वो डिपेंड करते हैं ओन कैपिटल पर या रिटेन अर्निंग पर फ्रॉम द लॉन्ग टर्म फंड्स। बिकॉज जो फर्म है बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है जब वो लॉन्ग टर्म्स को रेज करती हैं, तो वो इतनी एबल है जब भी वो लॉन्ग टर्म करेंगे तो वहाँ पे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा और इनकन्वेंट होगा टर्म्स के लिए। बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लग जाते हैं डिबेंचर होल्डर पर, स्पेशली जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उनको फ्रीडम और मैनेजमेंट मिलती है बिजनेस को रन करने के लिए। तो जो लॉन्ग टर्म है वो नाइदर अवेलेबल होते हैं नॉट प्रेफर होते फॉर द स्मॉल साइज के लिए। बट बहुत सारी डिफिकल्टी होती है स्मॉल कंपनीज को शेयर कैपिटल रेज करने में, क्योंकि जो कैपिटल मार्केट में है सबसे पहला रीज़न ये, अगर वो कैपिटल स्मॉल कंपनी स्मॉल है तो उन्हें अलाउड नहीं है उसको रजिस्टर कराने के लिए स्टॉक एक्सचेंज में। सेकेंडली जो साइज ऑफ इशूड वो स्मॉल होगा और जो कॉस्ट ऑफ शेयर होगी वो मोर होगी इन कंपेरिजन टू लार्ज साइज ऑफ कंपनी। थर्डली जो रिस्क होगा लॉस ऑफ कंट्रोल का एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का। जो शेयर्स होंगे स्मॉल कंपनी के वो वाइडली स्कैटर्ड होंगे और जो न्यू शेयर होल्डर होंगे वो इजीली ऑर्गेनाइज कर सकेंगे और कंट्रोल कर सकते हैं। जो स्मॉल कंपनीज हैं वो रिस्ट्रिक्ट रहेंगी उनकी ग्रोथ के लिए, उनके लिए कन्वीनियंट रहेगा कि फर्म के भी इंटरनल सोर्सेज के लिए। तो इन कॉन्ट्रैक्ट जो लार्ज साइज़ की फर्म्स हैं वो लॉन्ग टर्म्स कर सकती हैं क्योंकि वो कंपेरेटिवली चीपर रेट्स हैं, इजी टर्म्स होंगे और वो इजीली इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स को भी अपने पब्लिक से कर सकते हैं। बिकॉज जो इशू होंगे वो लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स होंगे, कॉस्ट ऑफ इशू भी लो होगी एज कंपेरिजन टू स्मॉल साइज फर्म। और जो लार्ज कंपनी है वो एम्प्लॉय कर सकती है वेरियस सोर्स ऑफ फाइनेंस की, क्योंकि उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी है अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने की। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, जो कंपनीज है वो रेगुलर बेसिस और इंक्रीजिंग करती रहती है, मतलब रेगुलर बेसिस पर इंक्रीजिंग करती रहती है सेल्स और अर्निंग, क्योंकि पास हायर डिवेंचर्स होते हैं, हाई डिग्री ऑफ लिवरेज होता है कैपिटल में। बिकॉज जो कंपनी है उन्हें डिफिकल्टी फेस नहीं करनी इंटरेस्ट पे करने में, डिवेंचर्स को टाइम पे। ऑन दी अदर हैंड जिनको फ्रीक्वेंटली फ्लक्चुएशंस फेस करनी पड़ती है सेल्स और अर्निंग में, उनके पास हाई डिवेंचर नहीं होती क्योंकि वो बिजनेस को रन कर रहे हैं एट द पेमेंट, जो उनको रिस्क हो रहा है, अनेबल हो रहे हैं वो इंटरेस्ट पे करने पे और फाइनेंशियल डिस्ट्रेस चल रहा है। ठीक है। डिग्री ऑफ कंपटीशन, जब बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है तो फर्म्स जो इंडस्ट्री है वो रिलेटिवली हाई प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी करती है एज कम्पेयर टू डिवेंचर, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज है उनके पास हाई डिग्री ऑफ कंपटीशन नहीं होता, ना ही टेंडेंसी होती लाइक सेल्स के लिए। तो फर्म अगेंस्ट करते टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज को अफोर्ड कर सके जो डिवेंचर्स को ज़्यादा यूज़ करती है। स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ द फर्म, जब फर्म की इनिशियल स्टेज होती है चांसेस फेलियर होते हैं फेल होने के हाई, तो वो क्या करते हैं बहुत सारे एफर्ट्स लगाते हैं, यूज़ ऑफ इक्विटी कैपिटल का यूज़ करते हैं, वो लॉन्ग टर्म्स को अवॉइड करते हैं ताकि, क्योंकि वहाँ पे फिक्स पेमेंट देना पड़ता है। पर जब फर्म ग्रो करती है वो अपनी मेच्योरिटी तक पहुँच जाती है तब वो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स का यूज़ कर सकती है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो, इसमें जब रेशो मेजर होती है रेशो ऑफ फिक्स इंटरेस्ट पेमेंट इन रिलेशन टू प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस, तो क्या करती है जो कंपनी है उसकी जो कैपेसिटी है फिक्स इंटरेस्ट की ऑब्लिगेशन की उनसे मीट कर रही है या नहीं कर रही ये चेक करते हैं। जब कवरेज रेशो हाई हो जाती है तो ग्रेटर कैपेसिटी होती है फर्म की कि वो अपनी ऑब्लिगेशन को मीट कर सकती है, इंटरेस्ट पेमेंट कर सकती है, साथ ही साथ जो अमाउंट है जो मोर अमाउंट है उसको एज ए डिबेंचर भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और इनकम टैक्स और फिक्स इंटरेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय में। ठीक है।
कैश फ्लो एबिलिटी ऑफ द फर्म, जो इंटरेस्ट कवरेज होती है, रेशो होती है, वो क्वाइट हाई होती है, वो सफिशिएंट नहीं होती कि वो फिक्स चार्ज पे कर सके या फिर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट या डिविडेंड इंक्लूड कर सके, क्योंकि जो फर्म की इनकम होती है वो ब्लॉक्ड हो जाती है और फर्म इस फॉर्म में हाई इन्वेंट्री डिवेंचर्स परचेज करती है कि जब भी कंपनी एडिशनल डिवेंचर्स को रेज करना चाहती है तो वो एनालाइज होता है फ्यूचर कैश फ्लो के लिए, ताकि उनके फिक्स चार्जेस वो मीट कर सके। और कंपनी हमेशा लार्ज एक्सपेक्ट करती है, रेगुलर कैश इनफ्लो एक्सपेक्ट करते हैं ताकि लार्ज अमाउंट ऑफ डिवेंचर हो, ताकि उनके कैपिटल स्ट्रक्चर को इफेक्ट ना करें, यूज़ कर सके कैपिटल स्ट्रक्चर में। और जो कैपेसिटी होती है वो कंपनी की यही होती है, वो कैश फ्लो जनरेट करे, वो मीट कर सके अपने फिक्स चार्ज से और एग्जामिन कर सके रेशियो जो उन्होंने कैश फ्लो करी है टू फिक्स चार्जेस। और जो ग्रेटर रेशियो होगी यही होगी, जो ग्रेटर कैपेसिटी होगी कंपनी की, ताकि वो डिवेंचर्स को यूज़ कर सके। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो कॉस्ट ऑफ डिफरेंट सोर्सेज कैपिटल होते हैं वो इफेक्ट करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर को, क्योंकि जो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कैपिटल है वो कंबाइन करते हैं प्रोपोर्शनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मिनिमम करते हैं। और जो डिग्री रिस्क है वो मैनेजर लिमिट हो जाता है, क्योंकि डिबेंचर एक चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस इन कंपैरिजन टू इक्विटी कैपिटल, क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है डिबेंचर का वो लोअर होता है रेट ऑफ डिविडेंड एक्सपेक्टेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर। और जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है वो डिडक्ट होता है हमारे प्रॉफिट में जब टैक्स को कंप्यूट करते हैं, वेयर जो डिविडेंड हमें पेड करना पड़ता है पोस्ट टैक्स प्रॉफिट से। तो डिबेंचर इज प्रेफरेबल टू इक्विटी शेयर जो कॉस्ट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, बट जो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो कैपिटल लाइज करते हैं कि जो कॉस्ट ऑफ डेट और जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल के बिटवीन में लाइज करती है। ठीक है, रेट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स, आप ये वाला पॉइंट ना करें, थोड़ा कंफ्यूजिंग है तो ये इसको छोड़ दें। ठीक है, नाउ रिटेन कंट्रोल, इसमें क्या है, जो एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट होती है कंपनी की वो वोंट नहीं करती कि जो मतलब जो कंट्रोल है कंपनी के ऊपर वो खोना नहीं चाहती। जो इक्विटी शेयर है उनके पास राइट होता है वोटिंग का, अपने डायरेक्टर को इलेक्ट करने का, और कंपनी फर्दर रेज भी कर सकती है न्यू इक्विटी शेयर्स को भी। जो रिस्क है उनका वो डाइल्यूशन हो जाता है। जो ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर है वो परचेज कर लेते हैं न्यू शेयर्स को और कंट्रोल कर लेते हैं, ताकि जो उनका ताकि जो रिस्क है वो अवॉइड हो जाए, लॉस ऑफ कंट्रोल का भी। और जो कंपनी प्रेफर करते हैं एक प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करना चाहती है डिवेंचर्स को, ताकि जो वोटिंग राइट है और वो इलेक्ट है वो उनके पास नहीं होता है। तो कंपनी ये भी देखते हैं जब हमने बोरो करा मोर देन इंटरेस्ट, या हमने डेप्थ को रीपे कैपेसिटी से करा, या फिर लेंडर का जो साइज है एसेट ऑफ द कंपनी पे वो सेटिस्फाइड कर सके उस क्लेम को। तो इस ऐसी केस में जो मैनेजमेंट है वो सारे कंट्रोल खो देते, लॉस कर देती है सारे कंट्रोल्स को, और हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है कुछ कंट्रोल को बाय इशूइंग एडिशनल इक्विटी शेयर, ताकि हम जो रिस्क है वो कम कर सके, जो रिस्क है उसको रन कर सके, और जो रेज है टू मच डिबेंचर्स का उस पर हम कंट्रोल खो देते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है फर्म का वो इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि जब फर्म इतनी कैपेबल हो अपने सोर्स ऑफ फंड्स को चेंज करने में, तो कोई भी उस पर इंक्रीज डिक्रीज हो तो उसका कोई भी रिस्पॉन्स और चेंज नीड हो फर्म की तो वो कर सके अकॉर्डिंग। और जो कितने कैपेबल हो जाए, इसने जो रेज करे हैं एडिशनल फंड्स करे हैं वो डीले ना हो कॉस्ट की वजह से, और जब भी नीडेड हो या फिर वो इतने एबल हो अपने फंड्स को डिक्रीज करने में तो वो अपने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर सके डिबेंचर्स को, जो फर्म्स को नीडेड नहीं है। पर वो इतने सब्सटीट्यूट होने चाहिए कि अगर एक सोर्स से हम अनदर सोर्स पर जा रहे हैं तो फंड्स की जो अवेलेबिलिटी है वो 14 रेट ऑफ इंटरेस्ट पर है, और जो कंपनी की आउटस्टैंडिंग है वो 18% रेट ऑफ पर है, तो वो रिप्लेस कर सकता है ओल्ड डेट को न्यू से। तो प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर शेयर की फ्लेक्सिबिलिटी हाई है कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म में, बिकॉज ये रिडीम हो सकते हैं। कैपिटल मार्केट कंडीशन, कैपिटल मार्केट कंडीशन चेंजिंग होती रहती है टाइम टाइम में, कभी डिप्रेशन होता है तो कभी बूम आ जाता है। जो शेयर मार्केट है वो डिप्रेस हो जाता है, कंपनी इक्विटी शेयर्स नहीं इशू कर सकती, ना ही जब वो डिबेंचर इशू करते तो जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ्टी देन प्रॉफिटेबिलिटी हो जाती है। जब बूम पीरियड आता है तो इन्वेस्टर्स अर्न करना चाहते हैं स्पेकुलेशन इनकम से, तो इन टाइम पे के जो अप्रोप्रिएट रेज ऑफ फंड है वो यही है कि हम इशू ऑफ इक्विटी शेयर करें एट द हायर प्रीमियम। क्रेडिट स्टैंडिंग ऑफ द फर्म, जब फर्म इंजॉय कर रही है क्रेडिट स्टैंडिंग को तो उनका व्यू पॉइंट ये है कि जो हमारे इन्वेस्टर और लेंडर है कंपनी मार्केट के उनको एडवांट पोजीशन मिले हमारे, जब वो फाइनेंस रेज करे ईजी टर्म्स मिले और चॉइसेस मिले। बट जो फर्म वो पुअर है तो फर्म एबल नहीं है उस फाइनेंस को लेने के लिए और अपने चॉइसेस का सोर्स उठाने के लिए। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या है? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, जब भी हम फिक्स्ड कॉस्ट और सोर्स का यूज़ करते हैं तो जो हमारे डिबेंचर्स हैं प्रेफरेंस शेयर वो टर्म एज ट्रेडिंग ऑफ इक्विटी या फिर फाइनेंशियल लीवरेज कहलाते हैं। जैसे हम एसेट को एक्वायर करते हैं फ्रॉम द डिबेंचर फंड तो जो रिटर्न होता है वो ग्रेटर होता है हमारे कॉस्ट ऑफ डेप्थ से, और जो प्रॉफिट अवेलेबल होता है इक्विटी शेयर पर या फिर अर्निंग पर शेयर पर वो इंक्रीज़ हो जाता है। जब भी हमारा अर्निंग पर शेयर इंक्रीज़ होता है तो हम अपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का यूज़ करते हैं, बट वो इंक्रीज़ तभी होता है जब हम यूज़ ऑफ डिबेंचर का ही यूज़ करते हैं। जब हम इंटरेस्ट पेड
पेड करते हैं डिबेंचर पे, तो वो हमारे प्रॉफिट से डिडक्ट हो जाता है जब हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। इसका ऑल्टरनेटिव मेथड आपको इलस्ट्रेशन में दिया हुआ, इसकी कोई नीड नहीं, तो आप इतना पॉइंट लिख सकते हो, इनफ है। नाउ लीगल रिक्वायरमेंट्स, जो भी गवर्नमेंट हमारी गाइडलाइंस को इशूड करती है या फिर हमारे रिगार्डिंग शेयर्स एंड डिबेंचर वो टाइम टू टाइम करती है। तो जब भी हम कैपिटल स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं तो हमें ये कंसिडर करना चाहिए कि उन गाइडलाइंस और रेलिवेंट प्रोविजंस डिफरेंट ना हो हमारी गवर्नमेंट के लॉ से। जब भी हमें ऐसा कुछ कंसिडर करना पड़ता है हमारे रूल्स को, तो हमारे सेबी भी बहुत सारी गाइडलाइंस को फॉलो करती है और वो हमें नॉर्म्स देती है बाय फाइनेंशियल एजेंट टाइम टू टाइम। फ्लोटेशन कॉस्ट, जो फ्लोटेशन कॉस्ट है वो कॉस्ट इनकर्ड तब होती है जब हम फाइनेंस को रेज करते हैं। इसमें इंक्लूड होता है अंडर राइटिंग कमीशन, ब्रोकरेज कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। जब भी फ्लोटेशन कॉस्ट हम डिबेंचर से रेज करते हैं तो वो लोअर होते हैं इशूइंग ऑफ शेयर से। तो कंपनी को जब भी डिबेंचर रेज करना चाहिए देन मतलब जब भी ये फ्लोटेशन कॉस्ट रेज होती है तो हमें तब डिबेंचर ही रेज करना चाहिए, ना कि शेयर्स कैपिटल। जब भी फ्लोटेशन कॉस्ट सिग्निफिकेंट नहीं करेगी तो हमें अदर डिसाइड करना अबाउट द सोर्स ऑफ फाइनेंस, क्योंकि फ्लोटेशन कॉस्ट का जो परसेंट ऑफ फंड्स है वो रेज होता है वो डिक्लाइन हो जाता है और जो हमारी शेयर इशू का है उसका साइज इंक्रीज हो जाता है। लीवरेज रेशियो फ्रॉम द अदर फर्म इन द इंडस्ट्री, जब भी हम कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं जो हमारी डेप्ट इक्विटी रेशियो है फर्म की वो कंपेयर की जाती है हमारी डेप्ट इक्विटी रेशियो से जब फर्म बिलोंग करते हैं सेम इंडस्ट्री से। सिमिलरली जब हमारा बिजनेस का रिस्क ज़्यादा हो तो जो डेप्ट इक्विटी रेशियो होती है पर्टिकुलर फर्म की वो डिफरेंट होती है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से, क्योंकि एक वार्निंग होती है हमारी मैनेजमेंट को और जो मैनेजमेंट को ये सर्टेन करना चाहिए। बहुत सारे रीजंस होते हैं हमारी हर एक डेविएशंस के। नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो हमारे इन्वेस्टर है उनका डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में होता है, डिफरेंट डिफरेंट आउटलुक होता है टुवर्ड रिस्क एंड रिटर्न। कुछ इन्वेस्टर्स एंटरप्राइज करते हैं नेचर को, वो करते हैं कि उनके पास रिस्क ज़्यादा होना चाहिए तो ताकि उनको हायर रिटर्न मिल, तो वो इक्विटी शेयर्स को ही इशूड करता है ताकि इनकी रिक्वायरमेंट्स मीट हो। कुछ ऐसे होते हैं जो कंजर्वेटिव होते हैं नेचर के, तो वो अपने हायर रिस्क नहीं लेने जाते, तो वो सेटिस्फाइड नहीं करते लोअर रिटर्न को, वो सेटिस्फाइड करते हैं लोअर रिटर्न को, तो वो डिवेंचर्स प्रेफरेंस शेयर्स को ही इशू करता है फॉर द रिक्वायरमेंट। हर एक इन्वेस्टर का अलग अलग नेचर होता है टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। कंसल्टेंट विद इन्वेस्टर, बैंकर एंड लेंडर, जब भी हम प्रोपोर्शनेट डिटरमाइन करते हैं वेरियस सिक्योरिटीज होती हैं फॉर्म से कैपिटल स्ट्रक्चर की, तो ये यूजफुल है कि हमें ओपिनियन लेनी चाहिए हमारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, बैंकर्स की, लेंडर की, ताकि जो इन्फॉर्मेशन हो अबाउट द कैपिटल स्ट्रक्चर वो लार्ज नंबर में कंपनीज के पास हो और हमें डिमांड पता लगे वेरियस सिक्योरिटीज़ की इन द कैपिटल मार्केट। हर का जो ओपिनियन है वो हर यूजफुल हो सकता है हमारे डिसीजन मेकिंग के लिए, हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए। जो प्रोस्पेक्टिव है इन्वेस्टर का, लेंडर का, वो उनसे हमें कंसल्ट करना चाहिए ताकि जो अल्टीमेट प्रोवाइड होगा फाइनेंस को वो कंपनी को ही होना है। और जो भी सिक्योरिटीज़ हैं और वो जो प्रेफर करना चाह रहे हैं इन्वेस्ट करना, तो वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है हमारी हर एक कंपनी के लिए। एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट, जो भी एटीट्यूड होता है वो हमारे अकॉर्डिंग टू और फैक्टर्स होता है, तो हमें डिटरमाइन करना चाहिए जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है फर्म का। तो मैनेजमेंट जो होती है वेरियस फर्म की वो स्किल, जजमेंट और एक्सपीरियंस होनी चाहिए। कुछ एंटरप्राइज ऐसे कि वो हायर रिस्क के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं पर उनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूस हो जाती है। कई मैनेजमेंट हेजिटेट करती हैं डिबेंचर्स को यूज़ करना इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। जो कुछ मैनेजमेंट कंजर्वेटिव हो जाती है, वो नहीं चाहती हायर रिस्क लेना, तो हमें प्रेफर करना चाहिए जो यूज़ ऑफ अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर इन कंपेरिजन टू डेथ। बहुत सारे फैक्टर्स है जो हमने कंसिडर करे ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए। ये सारे फैक्टर ऑप्टिमम नहीं हो सकते, बट कुछ और भी हैं जो कॉन्फ्लिक्ट करते हैं नेचर को। लाइक डिबेंचर एक चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है, कंपनी यूज़ करते हैं जब अमाउंट ऑफ डेट रिड्यूस हो जाती है, जब कैपिटल रिड्यूस करनी होती है हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल को। यूज़ ऑफ डिबेंचर तब करते हैं जब रिस्क हाई हो, कंपनी यूज़ नहीं करना चाहती अमाउंट ज़्यादा डिबेंचर्स के, तो वो याद रखती है। तो हमें हमेशा ये रिमेंबर रखना है जो फाइनेंशियल थ्योरी है वो हैज़ नॉट डेवलप्ड द पॉइंट। जहाँ पे डाटा रिलेटेड होगा कंसंट्रेशन से, फीड से, एक एंड कंप्यूटर से, वही आइडियल स्ट्रक्चर माना जाएगा जो पेस करेगा पेज आउट ऑफ द अदर। तो ह्यूमन जजमेंट मस्ट बी यूज टू रिजॉल्व द मैनी कन्फ्लिक्ट फोर्सेज इन लेइंग प्लान फॉर द टाइप ऑफ फंड्स टू बी सॉट। ठीक है, नाउ कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज, अप्रोचेज, प्रिंसिपल्स, तीनों हम इसी के कहेंगे। अगर कुछ पेपर में आ जाए तो आप तीनों को यही लिखना है, मतलब प्रिंसिपल्स आए तो भी अप्रोचेज, अप्रोचेज आए तो भी अप्रोचेज, थ्योरीज आए तो भी। ठीक है, नाउ कैपिटल स्ट्रक्चर की कुछ थ्योरीज दी हुए हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग डिसीजन मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग करते हैं। सबसे पहले नेट इनकम अप्रोच, नेट अप्रोचिंग इनकम अप्रोच, ट्रेडिशनल एंड अप्रोच। सबसे पहले हम कर रहे हैं नेट इनकम अप्रोच। जो हमारी नेट इनकम अप्रोच है वो हमें ड्यूरन ने दी है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर के डिसीजन से रेलिवेंट हमारे वैल्यूएशन ऑफ द फर्म से। तो एक इन्होंने कहा है कि अगर एक फाइनेंशियल लिवरेज में कोई चेंज आता है तो वो हमारे चेंज इन द वैल्यूएशन फर्म भी होता है एज वेल एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी होता है। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, अगर रेशियो ऑफ
डेब्ट टू इक्विटी इंक्रीज हो रही है, डिबेंचर टू इक्विटी, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्लाइन होगी, वाइल जो वैल्यू ऑफ द फर्म है और जो मार्केट प्राइस है इक्विटी शेयर्स का वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, जब हमारी रेशियो ऑफ डेब्ट टू इक्विटी डिक्रीज हो रही है तो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो इंक्रीज हो जाएगी, बट हमारी जो वैल्यू ऑफ फर्म है और जो मार्केट प्राइस है इक्विटी शेयर का वो डिक्लाइन हो जाएगा। तो फर्म को अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मिनिमाइज करना है और वैल्यू ऑफ द फर्म को करना है तो उन्हें डिबेंचर्स का यूज़ करना चाहिए। और अगर एजप्शन बेस्ड है, जो कॉस्ट ऑफ डेप्थ है वो लोअर होती है लॉस्ट ऑफ इक्विटी से, जो रिस्क परसेप्शन है इन्वेस्टर का वो चेंज नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू यूज ऑफ डिबेंचर्स, और जो कॉर्पोरेट है पर्सनल है वो उसमें नहीं हो सकता। तो मेन कंटेंशन इन्होंने क्या निकाला इन फेवर टू नेट अप्रोचिंग में, जो इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ डिबेंचर है फाइनिंग वो करता है आपकी चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिक्रीज कर देता है, पर जो वैल्यू ऑफ द फर्म है उसको इंक्रीज कर सकता है। इसका मेन रीजन यही है कि जब कॉस्ट ऑफ डेप्थ लेस होगी कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, जो इंटरेस्ट रेट है वो लोअर होंगे, लोअर देन डिविडेंड रेट होंगे, पर आपका हाईयर रिस्क होगा आपकी इक्विटी शेयर से, और जो इंटरेस्ट और डिवेंचर है वो डिडक्ट होंगे आपके एक्सपेंसेस से जब आपको कंपनी को टैक्स बेनिफिट्स होंगे। तो जो आपका फाइनेंशियल लीवरेज है नेट अप्रोच इनकम का, वही इंपॉर्टेंट वेरिएबल यही है कि जो आपका ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर यही बोलता है कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो लोवेस्ट होनी चाहिए और आपकी मार्केट जो वैल्यू है फर्म की वो हाईएस्ट होनी चाहिए। तो इसी के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा जो मार्केट प्राइस पर शेयर है वो भी मैक्सिमाइज होगा। कैसे होगा देखिए, जो आपका इफेक्ट ऑफ लीवरेज होगा वो इधर है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इतनी है, अगर आपका जो कॉस्ट ऑफ मार्केट वैल्यू भी बढ़ेगा और आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म भी बढ़ेगी, पर आपकी जो कॉस्ट ऑफ डेप्थ है वो डिक्रीज हो जाएगी, इक्विटी कम हो जाएंगे। इन्होंने फिगर को एक्सप्लेन किया, जो डिग्री ऑफ लीवरेज ऑफ एक्स एक्सिस पे प्लॉट है, जहाँ पे जो परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी है और कॉस्ट ऑफ डेप्थ है और ओवरऑल कॉस्ट है वो आपकी वाई एक्सिस पे है। जो आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है और जो कॉस्ट ऑफ डेप्थ है वो अनचेंज है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, पर जितना भी चेंज आ रहा है हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ही चेंज आ रहा है, वो इंक्रीज से डिक्रीज होती जा रही है। इसलिए जो आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमम यही है कि जो के है वो नियरेस्ट है के डी के, तो जो प्रोपोर्शन है इक्विटी कैपिटल का वो सिग्निफिकेंस है। तो जो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो लोवेस्ट है और मार्केट वैल्यू और जो आपकी मार्केट वर्क है वो हाईएस्ट है, ठीक है। अगर ये 15 मार्क में सिर्फ एक अप्रोच पूछे तो आपको इलस भी डालना पड़ेगा, इसलिए हम फर्स्ट इलस कर लेते हैं इसके रिगार्डिंग। जो कंपनी की एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग इनकम है ईबीटा वो 3 लाख है, ठीक है, नेट ऑपरेटिंग इनकम। हमारा इट हैज़ 12 लाख के डिबेंचर है 9%, तो वो हम डिबेंचर 12 लाख पे हम लेस कर देंगे, वो 180 आ जाएगा। तो हमारे पास अर्निंग शेयर होल्डर्स की कितनी होगी, 1,92,000, ठीक है। हमारे पास अर्निंग की इक्विटी कैपिटल गैप 12% है, ठीक है, दी हुई है इन्होंने। उसके बाद हमारी जो मार्केट वैल्यू है इक्विटी की क्या निकालेंगे, 1 लाख की हमारे पास जो इतना वैल्यू उसकी निकालेंगे 16 लाख, मार्केट वैल्यू डिवेंचर की 12 लाख, तो हमारे पास फर्म की वैल्यू कितनी होगी 28 लाख, ठीक है। नाउ अर्निंग कितनी हुई हमारे पास 3 लाख की, जो हमारे पास हमको दी रखी है, पर जो वैल्यू फर्म है वो 28 लाख है, इंटू में 100, तो हमारी इतनी रेट आ जाएगी, ठीक है। वही सेम है, 15 लाख इधर हो जाएगी अब, ठीक है, मतलब 12 लाख की जगह अब यहाँ 15 लाख और उसमें 10 लाख, तो आप इसको कर लेना। नाउ हमारी सेकंड अप्रोच ये आती है अकॉर्डिंग टू थ्योरम, ये भी ड्यूरेन ने दी है नेट अप्रोचिंग में। इसमें क्या है कि इन्होंने क्या कहा है, ये अपोजिट है हमारी नेट इनकम अप्रोच की। इसमें क्या कहा है, ये एसेंस है ऑफ इस अप्रोच का। जब भी हम कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन लेते हैं फर्म से इरेलीवेंट, कोई भी चेंज आता है हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी में, वो कभी भी मार्केट वैल्यू को इफेक्ट नहीं करती, ना और जो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है इस मेथड में। तो जो हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो रिमेन सेम रहेगी, पर जो हमारी डेप्थ इक्विटी रेशियो वो मिक्स होती रहेगी। जो टोटल ऑफ द वैल्यू ऑफ द फर्म है और जो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स है एज वेल एज जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो इंडिपेंडेंट है। एजम्पशंस क्या है, जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो लोअर रहेगी कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। जो रिस्क परसेप्शन है लैंडर्स का डिबेंचर वो कभी भी चेंज नहीं होगा अगर फाइनेंशियल लीवरेज चेंज हुई तो, और जो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर है वो रिमेन कॉन्स्टेंट रहेगा हर एक लेवल पे। जो मार्केट की कैपेबिलिटीज़ है वैल्यू ऑफ द फर्म है वो एज अ होल है, और जो स्प्लिट होगा डिबेंचर और इक्विटी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, और जो कॉर्पोरेट है पर्सनल टैक्सेस पे ही होगा। जो हमारी एनओयू उसमें एडवोकेट है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिनमें अगर इंक्रीज होगा तो हमारी फाइनेंशियल लीवरेज भी इंक्रीज होगी। ड्यू टू दिस इज़ ड्यू टू क्योंकि हमारा रिस्क इंक्रीज हुआ तो इक्विटी शेयर्स भी एज्यूम्ड करे जाएंगे। अगर हमारा यूज़ ऑफ मोर डिवेंचर हुआ तो, अगर रिस्क इंक्रीज हुआ तो शेयर होल्डर एक्सपेक्ट करते हैं हाई रेट ऑफ रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज होगी तो जो फाइनेंशियल लीवरेज है वो भी इंक्रीज होगा। अगर हमारी कॉस्ट ऑफ डेट कांस्टेंट रहेगी तो जो रिस्क है फाइनेंस वो हमारे रेंडर्स को इफेक्ट करेगा ही नहीं।
ठीक है। तो उन्होंने यही कहा है चाहे डिबेंचर्स बढ़ें चाहे घटे, हमारी मार्केट वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। बेसिकली इसका यही मतलब था। आगे इन्होंने क्या, जो एडवांटेज है चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है, जो हमारा डिबेंचर है वो एग्जैक्टली ऑफ स्क्रीन है, हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी को इंक्रीज करता है। ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कॉन्स्टेंट रहेगी हर एक डिग्री ऑफ द, और जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो मेजरेबल करेगी एज अ होल ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और कॉस्ट ऑफ जो हमारी कैपिटल रिमेन रहती है, और वैल्यू ऑफ द फर्म भी रिमेन रहेगी एट द डिग्री ऑफ लीवरेज। ठीक है। इन्होंने क्वेश्चन में भी दे रखा है, देखिए डायग्राम में क्या दे रखा है, देखिए जो कॉस्ट ऑफ हमारी इक्विटी है वो इंक्रीज हो रही है, बट उस पर कोई चेंज नहीं आ रहा, वो हमारी बिल्कुल एज इट इज है, ना ही मार्केट वैल्यू पे, ना ही हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म पे। ठीक है। ये इस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन आपसे कर लेना। ठीक है। और जो वैल्यू ऑफ इक्विटी होती है वो टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म की होती है माइनस डिबेंचर की होती है। ठीक है। नाउ थर्ड अप्रोच में क्या है, जो हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच है वो एस्टेब्लिश करती है एक कॉम्प्रोमाइज, एक मिडवे है नेट इनकम अप्रोच का और नेट अप्रोचिंग इनकम का। जो हमारी नेट इनकम अप्रोच थी वो आर्ग्यू करते हैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है और वैल्यू ऑफ द फर्म है आर अफेक्ट करते हैं हमारे कैपिटल डिसीजन को, बट इट डजंट सब्सक्राइब। जो हमारा व्यू है नेट इनकम अप्रोच का, हम वहाँ पे डिबेंचर्स का यूज़ करते हैं इन कैपिटल स्ट्रक्चर में, जो नेसेसरी है डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द फर्म। तो रिसेंबल करा हमने एनआईओ को, जो हमारी अप्रोच है बियॉन्ड सर्टेन डिग्री ऑफ लीवरेज पे, जो हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो इंक्रीज होगी, बट वो डिफर करेगी हमारी एनआईओ अप्रोच को, कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है और जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो कांस्टेंट रहेगी हर एक डिग्री लीवरेज पर। जो ट्रेडिशनल अप्रोच है यही जो फर्म रिड्यूस कर सकते हैं, जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो उसको रिड्यूस कर सकती है, पर जो वैल्यू ऑफ द फर्म है उसको इंक्रीज करेगी। तो इसका बिहाइंड यही है कि अगर डिबेंचर रिलेटिवली चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है एज कम्पेयर टू इक्विटी शेयर्स, तो जब भी हमारी लीवरेज में चेंज आएगा तो हमें डिबेंचर्स का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए इन प्लेस ऑफ डिबेंचर, ताकि जो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो डिक्लाइन हो जाए। अगर ये अक्कर होती है विद इन रीजनेबल लिमिट ऑफ डिबेंचर, जो प्रोपोर्शन होगा डिबेंचर का वो इंक्रीज होगा एट द बियॉन्ड पॉइंट ऑफ सर्टेन, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, और जो मार्केट वैल्यू फॉल हुई थी बिगेंस टू डिक्लाइन वो कम हो जाएगी। तो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करने के लिए जो हमारी डिग्री अक्कर हुई यही है कि जो फाइनेंशियल लीवरेज है डिग्री में, फाइनेंशियल लीवरेज की डिग्री जो अक्कर हुई है यही हुई है कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो मिनिमम होगी और जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो मैक्सिमम होगी। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच यही कहा है, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल और जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो रिएक्ट करेगी, चेंज होगी जब हमारी फाइनेंशियल डिग्री में कोई डिग्री में चेंज आएगा। फर्स्ट स्टेज में अगर हमारी फाइनेंशियल लीवरेज इंक्रीज हो रही है तो जो डिबेंचर्स का यूज़ है वो इंक्रीज होना चाहिए कैपिटल स्ट्रक्चर में, जिसका रिजल्ट ये हो जो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो डिक्रीज होगी और जो हमारी वैल्यू ऑफ फर्म है वो इंक्रीज होगी, क्योंकि वो डिबेंचर्स हमारे चीपर सोर्स ऑफ फंड्स हैं। और जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो कांस्टेंट रहेगी, राइज करेगी नहीं ले। जो हमारी कॉस्ट ऑफ डेट है वो कांस्टेंट रहेगी, और जो हमारा राइज होगा वो होगा मार्केट का, क्योंकि जो हमने डिबेंचर्स का यूज़ करा है वो एक रीजनल पॉलिसी पे करा है। ठीक है ना। सेकंड स्टेज में क्या आएगा, अगर हमारी फाइनेंशियल लीवरेज में सर्टेन डिग्री में चेंज आता है तो जो हमारी इंक्रीज इन लीवरेज होगा वो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, वो वैल्यू ऑफ फर्म को इफेक्ट नहीं करेगी, बिकॉज जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्विटी इंक्रीज हुई है वो फाइनेंशियल रिस्क को ऐड करेगी कंप्लीटली ऑफसेट पे, और एडवांटेज होगा हमें चीपर डिबेंचर कैपिटल का विद द रेंज एट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ लीवरेज। जो ओवरऑल जो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो मिनिमम हो जाएगी और जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो मैक्सिमम हो जाएगी, और जो रेंज और लेवल है वो हमारी ऑप्टिमम कैपिटल का स्ट्रक्चर का वो रिप्रेजेंट होगा। थर्ड स्टेज में क्या आएगा, अगर हमने डिबेंचर्स को इंक्रीज कर दिया जिसकी लीड क्या होगी, जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो इंक्रीज हो जाएगी और वैल्यू ऑफ फर्म डिक्रीज हो जाएगी। इसके दो फैक्टर क्या हैं, सबसे पहले जो ओन टू इंक्रीज्ड फाइनेंशियल रिस्क, क्योंकि जो एक कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो राइज हो रही है शार्पली, और जो हमारा केडी है वो राइज हो जाएगा क्योंकि जो लैंडर्स है उन्होंने रेज फंड करे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, क्योंकि उनको रिक्वायर है ताकि वो उनका जो रिस्क है वो कंपनसेट हो सके। तो बिहेवियर इन फर्स्ट स्टेज का, सेकंड स्टेज का, थर्ड स्टेज का बिल्कुल एज इट इज़ दिया हुआ है, और जो पॉइंट्स प्लॉट करे हैं वो उनकी एक्सप्लेनेशन है। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रोच अप्रोच, मोदी गिलानी मिलर अप्रोच। ये सिमिलर है हमारी नेट अपरोटिंग इनकम अप्रोच से, जो हमारे टैक्सेस को इग्नोर करती है, पर इस थ्योरी ने प्रूव करा है कि ऐसा कोई रिलेशन नहीं है हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन में, जो वैल्यू ऑफ फर्म और ओवरऑल द कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, बल्कि ये इंप्रूवमेंट है हमारी नेट अप्रोचिंग अप्रोच की, जो हमें बिहेवियर जस्टिफिकेशन करते हैं एज ए कन्वेंशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर का डिवाइन इफेक्ट रिलेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल से नहीं है। जस्टिफाइड भी करते हैं जो प्रोपोर्शन है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का वो कॉन्स्टेंट
एफिशिएंट रहता है हर एक लेवल पे डेप्थ इक्विटी रेशियो पे। तो एमएन अप्रोच ने जब टैक्सेस को इग्नोर करा है, उन्होंने क्या कहा है, ये जो अगर कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज आता है वो कभी भी इफेक्ट नहीं करेगा, ना ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, ना ही टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म को। तो रीज़न क्या है, जो डेप्थ है वो चीपर है इक्विटी से। जो अगर हम डिबेंचर्स का यूज़ ज़्यादा करते हैं तो जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो इंक्रीज़ होगी, और साथ ही साथ जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो इंक्रीज़ होगी, जिसका एडवांटेज लो कॉस्ट ऑफ डेप्थ होगा। ऑल्दो अगर चेंज हमारी डेप्थ इक्विटी रेशियो में आता है तो उसका इफेक्ट हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी में पड़ेगा। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी फिर भी कांस्टेंट रहेगी। तो उन्होंने यही कहा, अगर हम चाहे लिमिट डिबेंचर हो, जो अगर कॉस्ट ऑफ डिबेंचर इंक्रीज हो रहे हैं, अगर हमारा फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज हो रहा है, बट जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो फॉल्स रहेगी, क्योंकि जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कांस्टेंट है। इन्होंने डायग्राम में शो भी करा है, कोई चेंज नहीं है, देखिए, ठीक है। एजप्शंस क्या है, कैपिटल मार्केट आर परफेक्ट, क्योंकि जो सिक्योरिटीज़ ट्रेड हुए हैं वो हमारी परफेक्ट कैपिटल मार्केट सिचुएशन में, जहाँ पे सिक्योरिटीज़ इन्फिनिटली डिविजिबल है, इन्वेस्टर फ्री हैं बाय करने के लिए, सेल करने के अपनी सिक्योरिटीज़ पे, कोई भी कैश की ट्रांजैक्शन नहीं है, जो भी कॉस्ट है वो बाइंग और सेलिंग सिक्योरिटी पे कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती। इन्वेस्टर कभी भी बोरो कर सकता है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, कोई भी सेम टर्म्स एंड कंडीशन जो फर्म की हैं। जो इन्फॉर्मेशन है वो परफेक्ट होनी चाहिए, फ्रीली अवेलेबल होनी चाहिए हमारे इन्वेस्टर को, और इन्वेस्टर का जो बिहेवियर है वो रैशनली होना चाहिए। होमोजीनियस रिस्क क्लासीफाई ऑफ द फर्म, जो फर्म्स के जो ग्रुप हुए हैं वो इनटू होमोजीनियस रिस्क क्लासेस हैं। जो एक्सपेक्टेड अर्निंग ऑफ अ ग्रुप की फर्म है वो आइडेंटिकल रिस्क करेक्टरिस्टिक है। एक्सपेक्टेशन अबाउट द नेट ऑपरेटिंग इनकम, जो भी इन्वेस्टर है वो सेम एक्सपेक्टेशन रखते हैं अबाउट द नेट ऑपरेटिंग इनकम ऑफ द फर्म से, क्योंकि वो इवल्यूट होती है उनकी वैल्यू पे। 100% पे आउट रेशियो, जो भी डिविडेंड पे आउट रेशियो वो 100% होगा, सारी अर्निंग डिस्ट्रीब्यूटेड कर जाएंगे हमारे शेयर होल्डर को। नो कॉर्पोरेट टैक्सेस, ये तो आपको पता ही है। रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो कट ऑफ रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट होगी वो कैपिटलाइजेशन रेट पे होगी। तो इन्होंने बिहेवियरल जस्टिफाइड करा है रेलिवेंस ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन आर्ट्रीब्यूटरी प्रोसेस। जो हमारी फंडामेंटल थ्योरी एमएम अप्रोच वो सारे टैक्सेस को इग्नोर करती है। जो टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म है वो कांस्टेंट रहेगी, चाहे डिग्री ऑफ लीवरेज में इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। बेसिक प्रपोजन यही है कि कैपिटल स्ट्रक्चर कभी भी इरेलीवेंट है। तो उन्होंने बिहेवियरल जस्टिफिकेशन दिया, इन रेलिवेंस दिया कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन में और फॉर द कंटेंट में। तो इन्होंने क्या है, जो एट्रीब्यूट पे वो इन्वॉल्व करता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द सिक्योरिटीज़, जो कि आउट ऑफ इक्विलिब्रियम कैपिटल है, जो इन्वॉल्व करता है सिक्योरिटीज़ को बाय करना एट लोअर प्राइजेस, अंडर वैल्यू सिक्योरिटीज़ को, और अगर सेल कर रहे हैं उन हाई प्राइजेस पे तो ओवर वैल्यू सिक्योरिटीज़। जो बाइंग ऑफ अंडर वैल्यूड सिक्योरिटीज़ होगा वो इंक्रीज करेगा डिमांड को और रेज करेगा उनके प्राइजेस को। अगर सेलिंग ऑफ ओवर वैल्यू सिक्योरिटी तो जो सप्लाई है वो इंक्रीज होगी और ब्रिंगिंग डाउन देयर प्राइसेस होगा। तो इक्विलिब्रियम रिसोर्ट करने के लिए कॉन्टीन्यूसली चलता आ रहा है, और ये इंश्योर करता है जो सिक्योरिटी है वो टू आइडेंटिकल फर्म्स के हैं जो सेल नहीं कर सकती डिफरेंट प्राइसेस पे वो लॉन्ग तक। इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, एक्स और वाई का एग्जैक्टली सिमिलर है हमारे लीवरेज से। एग्जाम्पल के बाद आता है एक एट्रीब्यूट प्रोसेस का रिवर्सल। जब डेथ फाइनेंसिंग नाइडर एडवांटेज दे रहे ना ही डिसएडवांटेज, तो जस्ट टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म लिमिट क्या होगी, वो कांट भी मोर हो सकती है, ना ही अनरिवर्ड हो सकती है। जो वैल्यू ऑफ फर्म अनरिवर्ड है फर्म की वो ऑल्सो नॉट बी ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ द लिवर्ड फर्म। तो इन्होंने क्या कहा है, जो सेट है वो डिक्रीज ऑफ द अनरिवर्ड फर्म होगा और जो इंक्रीज होगी वो लिवर्ड फर्म में होगा। जो भी ऑपरेट होंगे इन द अपोजिट डायरेक्शन, जो इन्वेस्टर है वो डिस्पोज कर सकते हैं अपनी होल्डिंग्स को और सेम रिटर्न एक्वायर कर सकते हैं प्रोपोर्शन ऑफ द इक्विटी कैपिटल से भी और डेप्थ से भी, जो भी लिवर्ड फर्म है एट द लोअर आउटले और विदाउट एनी इंक्रीज इन द प्रॉफिट। ठीक है, तो ये रिवर्सल होगा हमारी प्रोसेस का। नाउ लिमिटेशंस ऑफ एमएम अप्रोच, दिस परसेप्शन ऑफ पर्सनल एंड कॉर्पोरेट लीवरेज आर डिफरेंट। यहाँ पे इनकरेक्ट एजप्शन हुआ कि पर्सनल लीवरेज इज अ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर कॉर्पोरेट लीवरेज, पर जो लाइबिलिटी है इन्वेस्टर की वो लिमिटेड है कॉर्पोरेट एंटरप्राइज में, क्योंकि जहाँ पे लिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल की बोरोड कर देते हैं एज अनलिमिटेड। तो जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो लाइबल है यूज़ करने के लिए ताकि वो लैंडर्स को पेमेंट दे सके, और जो रिस्क एंडर वो हायर हो जाता है। डिफरेंट इन कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बाय द फर्म एंड इंडिविजुअल, जो एजप्शन है फर्म और इंडिविजुअल वो बोरो कर सकते हैं सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, पर वो होल्ड नहीं करेगा गुड को, क्योंकि जो सब्स्टिट्यूट होल्डिंग है फिक्स एसेट की फर्म का जो हायर क्रेडिट स्टैंडिंग हो जाता है, और एज अ रिजल्ट ये एबल है उसको बोरो करने में एट अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट दैन इंडिविजुअल्स। कन्वीनियंस, जो भी कॉर्पोरेट बोरिंग होते हैं वो मोर कन्वीनियंट होते हैं टू द इन्वेस्टर, क्योंकि जो फॉर्मेलिटीज और
प्रोसीजर होता है बोरिंग का वो ऑब्जॉर्व करा जाता है ऑब्जर्व करा जाता है कॉर्पोरेट से, और ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इंडिविजुअल की, ताकि जब वो पर्सनल बोरोइंग कर रहा है तो। ट्रांजैक्शन कॉस्ट, जो भी एक्सिस्टेंस होती है ट्रांजैक्शन वो इंटरफेयर करते हैं वर्किंग ऑफ एट्रीब्यूट प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे ब्रोकरेज फीस अदर कॉस्ट भी बाइंग और सेलिंग होती है सिक्योरिटीज में, तो नेसेसरी है कि इन्वेस्ट करना ग्रेटर अमाउंट इन ऑर्डर टू अर्न द सेम रिटर्न। जो लीवरेज फर्म है वो आपको हायर मार्केट वैल्यू ही प्रोवाइड कराती है। इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रिक्शन, जो भी रिस्ट्रिक्शन होती है वो स्मूथ ऑपरेशन के लिए होती हैं, उनके लिए स्टैंड बाय करती हैं। तो हर एक इन्वेस्टर को लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेट ऑफ इंडिया से या फिर इनसे अलाउड नहीं होता कि वो एंगेज करे पर्सनल लीवरेज को, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स, जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज जो डिबेंचर्स का इंटरेस्ट उसमें से टैक्स डिडक्ट होता है, क्योंकि जो लीवरेज फर्म है वो आपको ग्रेटर मार्केट वैल्यू देती है, क्योंकि वो अनलिवेड फर्म से ज़्यादा आपको देती है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका कैपिटल स्ट्रक्चर खत्म होता है। ये सारा थ्योरी बेस्ड था, अप्रोचेस बेस्ड था, इसी के अकॉर्डिंग आपका पेपर आएगा। और आपकी जो एमएम अप्रोच है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रोच है, जो बार बार पूछी जाती है पेपर में। साथ ही साथ आपको एक इलस्ट्रेशन भी ऐड करना होगा, मैंने नहीं कराया बट आप अकॉर्डिंग टू अप्रोच आप कर सकते हो और खुद भी फ्रेम कर सकते हो। सो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं वीडियो, क्योंकि आपका चैप्टर खत्म हो गया, मैं और कोई नहीं करा रही अभी। और इलस्ट्रेशन अब कराना मतलब आपको बर्डन दे देना, तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं। और इस वीडियो को अच्छे से सुनना, वर्ड टू वर्ड सुनना, जो जो मैंने आपको पॉइंट्स क्लैरिफाई करे हैं, ताकि आपको अच्छे से ये चैप्टर क्लियर हो जाए। सो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।